सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान करते समय हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस पद्धति या कार्यविधि के कई चरण हैं, जिनसे होकर शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है। सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई लघु मार्ग नहीं है। सामाजिक शोध भौतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक व्यापक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़े। सामाजिक शोध के प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे चरण से तीसरे चरण में, अर्थात क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होता हुआ आगे बढ़ा जाता है। सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु मूलतः इसके चरण एक ही है। इतना अवश्य है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन में किन चरणों का उपयोग करेगा और किस क्रम में करेगा, यह शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगस्ट कॉम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख इस प्रकार किया है। जैसे पहला है विषय का चुनाव करना, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करना, तथ्यों का वर्गीकरण करना, तथ्यों का परीक्षण तथा नियमों का प्रतिपादन। श्रीमती पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए हैं। पहला है कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, एकत्रीकरण एवं लेखन, लिखित तथ्यों का श्रेणियों तथा अनुक्रमों में वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामाजिक शोध की प्रक्रिया को अधिक उत्तमता के साथ समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर शोध प्रक्रिया के कुछ निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है समस्या का चुनाव करना। सामाजिक शोध को प्रारंभ करने से सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना पड़ेगा। समस्या का चुनाव करने के बाद हम शोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समस्या का चुनाव करना चाहिए कि हमें किस समस्या का अध्ययन करना है। नंबर दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। समस्या का चुनाव करने के बाद हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन, जिस विषय का हम अध्ययन करना चाहते हैं या जिस समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस विषय या उस समस्या के संबंध में जो अब तक संबंधित जो साहित्य है, उस साहित्य को हमको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और समस्या के बारे में गहनता से हमको जानकारी मिल सके। तीसरा है इकाइयों का निर्धारण। संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के बाद हमको इकाइयों का निर्धारण करने पड़ेगा कि हमें किन किन इकाइयों का अध्ययन करना है या सामाजिक शोध में किन किन इकाइयों से हमें तथ्य इकट्ठे करने हैं। नंबर 4 है प्राकल्पना का निर्माण। समस्या का चुनाव करने के बाद, संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के बाद हम उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना का मकसद ये होता है कि जो समस्या हमने चुनी है, उस समस्या का संभावित उत्तर क्या हो सकता है। समस्या के बारे में हम पूर्व में एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। उपकल्पना शोधकर्ता को अध्ययन के बारे में रास्ता दिखाती है, उसको अनावश्यक तथ्यों से बचाती है और रास्ता दिखाने का काम करती है। अगला है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। उपकल्पना का निर्माण करने के बाद हमको अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ेगा
कि हमारी जो समस्या है उस समस्या के बारे में किस क्षेत्र को हम चुनें। अध्ययन क्षेत्र के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र का हम अध्ययन करें। नंबर 5 छठा है सूचनादाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद हम सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे कि हमको कितने सूचनादाताओं से पूछताछ करके तथ्य इकट्ठे करने हैं। 50, 10, 20, 50, 100 जितने भी अध्ययन की एक तरह से प्रकृति के आधार पर हम सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे। अगला चरण है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण। सूचनादाताओं का चुनाव करने के बाद सूचना के स्रोत कहाँ हैं, कौन कौन से होंगे, अध्ययन के उपकरण कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी जो अध्ययन की टेक्निक है उनका हमको चुनाव पहले से करना होता है, कौन कौन सी हमको अध्ययन पद्धतियों का निर्माण करना पड़ेगा, अध्ययन के उपकरण कौन से होंगे, सूचना के स्रोत क्या होंगे, उसके बारे में भी हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगला है उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। जो अध्ययन समस्या है उस समस्या के बारे में जो प्रविधियों का निर्धारण हम करते हैं उनका हम सैम्पलिंग के तौर पर उनको टेस्ट करके देखते हैं एक छोटे से क्षेत्र के बारे में, और उनको टेस्ट करके और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो पद्धतियां हैं वो सही है या नहीं है, या इन पद्धतियों के आधार पर हम अध्ययन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगला है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। ये सारे समस्या का चुनाव करने के बाद उपकल्पना बना ली, प्रविधियों का निर्धारण करने के बाद फिर तथ्यों का हम संकलन करते हैं, तथ्यों को हम इकट्ठा करते हैं, अवलोकन करते हैं, घटना को देखते हैं, देखकर, समझकर और सोचकर हम तथ्य इकट्ठे करते हैं और उनका संकलन करते हैं। तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण तथा सारणीयन। तथ्यों का संकलन करने के बाद तथ्यों का संपादन करते हैं, यानी कि उनका लेखन करेंगे, संकेतों के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करेंगे, समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे तथा फिर सारणीयन करेंगे। अगला है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन। तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के बाद फिर तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे और उनका विवेचन करेंगे। इसके बाद फिर सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करेंगे। सामान्यीकरण, जो तथ्य इकट्ठे हमने किए हैं, जो संपादन किया है, संकेतन किया है, विश्लेषण विवेचन किया है, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे या सामान्यीकरण करेंगे और सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन करेंगे या सिद्धांत की स्थापना करेंगे। जो समस्या हमने चुनी है उस समस्या से संबंधित क्या निष्कर्ष निकले और उसके सिद्धांत क्या होंगे और उसके नियम क्या होंगे। तो इस तरह से ये एक सामाजिक अनुसंधान की एक प्रक्रिया है। समस्या से लेकर सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन तक ये प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान को पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।